Hello students, welcome back to the video. After a long break, let's get back to the studies. Let's get started with our topic, and today's topic will be chapter number 5 of geography, industries. So today solely we're going to study about the industrial sector, how the industries work, what they do, which the types of industries, and there are so many other things we are going to cover in this chapter. So let's see. The very first thing they are explaining you is there are three types of economic activities. So here you can see that इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तीन प्रकार की होती हैं. वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो तीन प्रकार की होती हैं? दिस इज़ लाइक प्राइमरी एक्टिविटी, secondary activity and the tertiary activity, and we will explain this properly. Now here you can see that there are many different type of industry, so we can classify industry into three main categories. अगर इंडस्ट्रीज़ का ही क्लासिफिकेशन करें तो वो भी हम थ्री बेसिस पे कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी. प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या करते हैं? इस एक्टिविटी में हम रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं from earth or the sea. We extract. So when we are very close to the nature, that activity is considered as the primary activities. Now let us talk about the second one. Next one is the secondary activity, and the secondary activity is the activity that includes the manufacturing process. So if with the help of machines we process something, machines की मदद से हम raw material को process करके कोई finished product बनाते हैं, उसको secondary sector में conclude किया जाता है. Now let us talk about the last sector. This is we have the tertiary sector. Now the tertiary sector हम क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं. ये एक ऐसा सेक्टर होता है जो सॉलिड सर्विस के लिए बना है. इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे तीनों का एक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने शुगर केन प्रोड्यूस किया. प्रोडक्शन ऑफ द शुगर केन कम्स अंडर द प्राइमरी एक्टिविटी. आफ्टर प्रोड्यूसिंग शुगर केन हमने उसको भेज दिया इंडस्ट्री में, एंड देयर इट विल बिकम शुगर एंड इट विल बी लाइक पैक्ड इन पैकेट्स, है ना. ओके, सो आफ्टर दैट वी सेंड इट दिस टू मार्केट, एंड मार्केट में वो कैसे पहुँचेगा? मार्केट में वो पहुँचेगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सो दिस ट्रांसपोर्टेशन, दिस सर्विस is included in the tertiary sector. So basically here you can see we have three different sectors. First one is the primary one, the secondary and the tertiary. Let's move forward with the definition which I've just explained you. प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कनेक्ट होती हैं विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर, बेसिकली जहाँ हम नेचर के क्लोज रहते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो plants हो. Now let us talk about the secondary activities. We just like understood this कि प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर होगी विद लाइक रॉ मटेरियल हमने प्राइमरी सेक्टर से ले लिए, प्राइमरी एक्टिविटीज़ से ले लिए. उसके बाद उसको मशीन में प्रोसेस करके हम उसको यूटिलिटी की उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर देंगे, उसकी वैल्यू बढ़ा देंगे. फॉर एग्जांपल अभी एक वुड है, वुड से हम क्या कर सकते हैं? हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. वी कैन मेक फर्नीचर, वी कैन मेक पेपर, वी कैन लाइक डू वट एवर वी वॉन्ट टू डू. सो बेसिकली वट वी आर डूइंग, वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट. Now let us move forward. The tertiary sector, I've just told you, tertiary activities are those activities जिसमें हम क्या करते हैं? हम service provide करते हैं. So banking, transportation, tourism, these all are services, and this sector is the biggest supporter of primary and secondary sector. ये sector इन दोनों sectors को बहुत ही ज़्यादा support करता है. So अब आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग. बिकॉज चैप्टर ही इंडस्ट्रीज़ के ऊपर है, तो इंडस्ट्रीज़ में तो एक ही काम होता है ना, इंडस्ट्रीज़ में तो मैन्युफैक्चरिंग होती है. सो लेट अस सी इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग होती है ना. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है गुड्स को प्रोड्यूस करना, वो भी बहुत ज़्यादा लार्ज क्वान्टिटी में. रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. प्लीज़ भूलिएगा मत, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट और वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने को ही मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री रिफ़र करता है एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. इकोनॉमिक आपको पता है ना, जिससे क्या होगा, जिसको प्रैक्टिस करके हमारे पास पैसे आएंगे. सो
Industry are the economic activity that is concerned with the production of goods, extraction of minerals or the provision of the services. So basically industry कोई भी चीज़ इंडस्ट्री हो सकती है जिसमें हम क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कर रहे हो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स कर रहे हो या फिर हमने सर्विस प्रोवाइड करनी हो, हम उसे इंडस्ट्री कह सकते हैं. Now let us see this statement, very big statement that they are saying is the economic strength of a country is measured by the development of manufacturing industry. ये कहा जाता है कि सेकेंडरी सेक्टर जैसे अभी हमने आपको बताया वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है. सेकेंडरी सेक्टर और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो किसी भी कंट्री की बैकबोन होता है, इकोनॉमिक बैकबोन होता है, मतलब रीढ़ की हड्डी होती है जो सबसे मजबूत होती है, राइट, जिसके ऊपर पूरे बॉडी बैलेंस कर रही होती है. सो हमारी किसी भी कंट्री की, लाइक हमारी नहीं, किसी भी कंट्री, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कि उस देश में कितनी अच्छी अर्निंग है, उस देश में कितनी अच्छी ग्रोथ है, जीडीपी आपको पता होगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन मींस हमारी देश कितना अच्छा अर्न कर रहा है, ये डिपेंड करता है, ये बताता है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ पर. चलिए अब आ जाता है क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है कि वाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ कंसीडर्ड द इकोनॉमिक बैकबोन ऑफ अ कंट्री. क्यों इसी सेक्टर को कहा जाता है, वी हैव प्राइमरी सेक्टर एज वेल, वी हैव टर्शरी सेक्टर, देन वाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ कंसीडर्ड द इकोनॉमिक बैकबोन. सो लेट्स सी. इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या करती है, वो हेल्प करती है मॉडर्नाइजिंग की, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइजिंग करके, जैसे कि मशीनरीज प्रोवाइड करके, केमिकल, इरिगेशन फैसिलिटी, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड. कहाँ बनता है ये सब इंडस्ट्रीज़ में बनता है ना. These things are being manufactured in the industries only. So the next very important thing is कि agriculture हमारे देश के लिए बहुत important है. Might be you know 63% people are directly or indirectly engaged. The population of India, this much population of India, इतने लोग हमारे देश में एग्रीकल्चर एक्टिविटी पर डिपेंडेंट हैं. अब एग्रीकल्चर एक्टिविटी पर डिपेंडेंट रहेंगे तो वी हैव टू बी मॉडर्न, हमें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा खुद को ताकि हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो अच्छी हो. तो उसके लिए मशीनरी, केमिकल्स, ये सब इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये सब कहाँ पे बनता है, ये सब भी इंडस्ट्रीज़ में ही बनता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में ही ये प्रोड्यूस किया जाता है. सो बेसिकली इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इकोनॉमिक बैकबोन कहने का पहला रीज़न हमें मिल गया. नो दूसरे रीज़न की बात करते हैं. इंडस्ट्रियल ग्रोथ हेल्प इन रिड्यूसिंग द अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी. अब सारे के सारे, जैसे मैंने आपको बताया, 63% लोग तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है. नॉट द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज डूइंग व्हाट, मीन्स 37% लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज डूइंग. सो यहाँ पर ये जो पॉपुलेशन है ये आधी बाइफ्रिकेट हो गई है इंडस्ट्रियल सेक्टर में और आधी बाइफ्रिकेट हो गई है टर्शरी सेक्टर में. सो इसने क्या किया, इस सेक्टर ने रिड्यूस, कम कर दिया, एक तो बोझ ले लिया अपने ऊपर प्राइमरी और टर्शरी सेक्टर का, यानी इसने अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी और पॉवर्टी भी. अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोज़गारी, जब लोगों के पास काम नहीं होता उसको, वो उन इंसानों को हम अनएम्प्लॉयड कहेंगे. और पॉवर्टी इन द सेंस गरीबी को पॉवर्टी बोलते हैं. तो इन दो चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने कम कर दिया. चलिए दूसरा रीज़न भी हमें मिल गया. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड रीज़न में ये कह रहे हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैन बी अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्टिंग द फिनिश्ड गुड्स एंड दस कैन एक्सपैंड इट्स ट्रेड एंड कॉमर्स. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अभी क्या कर रहे हैं हम, अपनी देश की बाउंड्री में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, देश की बाउंड्री में ही उसको सेल कर रहे हैं. बट इफ़ यू वांट टू सेल आवर प्रोडक्ट इन एनी फॉरेन कंट्री, तो उसमें भी हमें क्या मिलेगा, उसके भी हमें करेंसी एक्सचेंज होके वी विल अर्न इन डॉलर्स. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक बहुत ही खास बात है कि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग इन इंडिया, वी कैन सेल इट टू दी अदर कंट्रीज़, टू दी अदर नेशंस एज वेल. जैसे कि आज हम दूसरी कंट्रीज़ के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं. इफ़ यू विल टेक डोमिनोज, यू लव पिज़्ज़ा एंड ऑल, राइट, तो वो भी बाहर दूसरी कंट्री का है. द मोबाइल फ़ोन्स वी आर यूजिंग, दैट इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री. सो सेम एज इट इज़ इंडिया की भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हों, इंडिया में भी एक कंट्री की कैसे पता चलता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं, किसी और कंट्री में भी ग्लोबली सेल कर सकते हैं. वी कैन सेल आवर प्रोडक्ट्स ग्लोबली एवरीवेयर.
Okay, so I hope this is quite clear to you. Let's move forward. Let's find out what type of location we require for the industrial setup. हमें इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए, मतलब इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए कैसी लोकेशन चाहिए, क्या मतलब क्यों, जैसे हम घर बनाते हैं, वी विल लाइक गोइंग टू मेक होम, है ना, बिल्ड होम, तो हम क्या देखते हैं कि एक तो पहाड़ों पे तो नहीं है, हम प्लेन एरिया ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो ह्यूमन्स होते हैं। तो अभी बात करते हैं इंडस्ट्रियल की ग्रोथ के लिए भी, इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए भी लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर लोकेशन पे ऐसी किसी बिना देखे किसी लोकेशन पर हमने इंडस्ट्री लगा दी, सारी चीज़ों को कंसिडर नहीं किया, तो हो सकता है हमारी इंडस्ट्री चले ना और हमें नुकसान हो जाए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी वो कौन से फैक्टर्स हैं जो लोकेशन को इंडस्ट्री के अफेक्ट करते हैं, यानी वो कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिसमें लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले तो लैंड अवेलेबल होना चाहिए, है ना, पहले हमारे पास लैंड होना चाहिए, लैंड होगा तभी हम उस पर फैक्ट्री सेटअप कर पाएंगे। सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ द लेबर। काम करने वाली लेबर भी तो आसपास से मिल जानी चाहिए, यानी अगर हम मान लीजिए कि हमने इंडस्ट्री सेटअप करी है जंगल में किसी, और हमें लेबर लेकर आनी पड़ रही है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ऐसे बिहार वगैरह जगहों से, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि लेबर को लाने में इतने पैसे खर्च हो जाएंगे। तो इंडस्ट्री, हमेशा याद रखिएगा कि जो इंडस्ट्रियल पर्सन है, जो मैन है जिसने अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करना है, उसकी पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि मैं पैसे कम लगाऊंगा, मैं बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो उसको क्या रखता है कि एक तो इंडस्ट्री मेरी ऐसी जगह पे भी सेटअप होनी चाहिए जहाँ पे लेबर मुझे आसपास से मिल जाए, आसपास से लेबर मिल जाएगी तो क्या होगा, वो पैसे कम लेंगे। अब बात करते हैं कि कैपिटल आपको पता है, कैपिटल का मतलब होता है कि हमारे एसेट्स या फिर मनी भी कैपिटल में कंसीडर होती है, मशीन्स भी कैपिटल में कंसीडर होती हैं। अब आ जाती हैं रॉ मटेरियल। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि रॉ मटेरियल भी हमें हमारे पास में मिल जाना चाहिए। हम जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि जहाँ पर शुगर केन की खेत होते हैं, यानी जहाँ पे शुगर केन फील्ड होती हैं, फार्म्स होते हैं, उसी के आसपास के गांव में फैक्ट्रीज़, रूरल एरियाज़ में फैक्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं ऐसा? ताकि ट्रांसपोर्टेशन के पैसे बचे, भाई कि उन्होंने पैसे बचाने हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दे वांट टू सेव मनी। तो रॉ मटेरियल भी ऐसी भी लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पे रॉ मटेरियल आसपास ईजिली अवेलेबल हो। अब आ जाते हैं मार्केट भी उनको पास ही चाहिए, मतलब दे आर लाइक, एक जो पर्सन है, द पर्सन हु इज स्टार्टिंग हिज ओन फैक्ट्री, हीज़ ओन इंडस्ट्री, उसको बस यही रहता है कि मैं किसी भी तरह से पैसे बचा लूँ। तो रॉ मटेरियल भी पास चाहिए, लेबर भी पास चाहिए, उसको मार्केट भी पास चाहिए। उसके बाद पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है मशीन्स कैसे रन करेंगी, मशीन रन ही नहीं करेगी। सो पावर, इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो रूरल एरिया में है, चाहे वो जंगल में, दे डू रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी, राइट। उसके बाद आ जाता है वाटर, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज आपने देखा होगा वो रिवर्स या पॉन्ड्स के पास होती है, बहुत बड़े बड़े लेक्स के पास होती हैं। तो वाटर इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी। एंड ट्रांसपोर्टेशन को आने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ट्रांसपोर्टेशन भी वहाँ पर ईजिली एक्सेस कर पाए, ईजिली ट्रक्स को आने जाने की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आप इमेजिन करिए कि ये सब चीज़ें क्या एक जगह पे मिलना पॉसिबल है? हैं, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज ऐसी बिल्कुल गोल्डन सिटीज़ में एस्टैब्लिश है, काफ़ी सारे रीजन ऐसे हैं जहाँ पे हर एक चीज़, ये सारी की सारी चीज़ें इतनी ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं इन अ पर्सन को कि वो एक भी बार नहीं सोचता और दैट लेट्स ट्राई टू सेट अप देयर इंडस्ट्रीज दैट। सो दिस इज़ वेरी, दीज आर द इम्पॉर्टेंट लोकेशन, दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो कभी भी कोई पर्सन इंडस्ट्री सेटअप करता है तो ये रिक्वायरमेंट्स रहती है। ओके, तो यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, सबसे मतलब कितनी अच्छी बात बोली है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से अर्बनाइजेशन की डेवलपमेंट होती है। अर्बनाइजेशन मतलब आपको पता है टाउन्स बढ़ जाते हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुल जाते हैं, वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाती है। गवर्नमेंट भी क्या देखती है, गवर्नमेंट भी उन लोगों को सपोर्ट करती है जो इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि हमने इंडस्ट्री सेटअप करी है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उनको कंसेशन देती है पावर में, वाटर में। गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पूरी मार्केट में, ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस को पूरी हेल्प करने की कोशिश करती है। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन से अर्बनाइजेशन की ग्रोथ होती है, अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आता है। अगर इंडस्ट्रीज होंगी तो रोड्स कंस्ट्रक्ट होंगी, अच्छी रोड्स होंगी तो अर्बनाइजेशन अपने आप आ जाएगा, वहाँ पे स्कूल्स खुल जाएंगे, हॉस्पिटल खुल जाएंगे। सो यही अर्बनाइजेशन की ग्रोथ का रीज़न है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द रीज़न फॉर द ग्रोथ ऑफ द अर्बनाइजेशन।
एंड एज आई जस्ट टोल्ड यू कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जो डायरेक्ट की फैक्टर है ये डिसाइड करने में कि इंडस्ट्री की लोकेशन क्या होगी। तो गवर्नमेंट खुद इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ पावर देती है, उनको सपोर्ट करती है, लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम कर देती है, खर्चा ज़्यादा नहीं करवाती, उनका ट्रांसपोर्टेशन के पैसे कम कर देती है। तो गवर्नमेंट को भी क्या चाहिए, और द गवर्नमेंट वांट्स कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ हो, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली कंट्री की ग्रोथ होगी। सो हियर यू कैन सी दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अर्बनाइजेशन कैसे आता है, मार्केट हो जाती है, सर्विसेज लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये वहाँ पर ग्रो करना शुरू कर देता है। तो दिस इज़ क्वाइट अ वेरी 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 फास्ट पेस कि अगर इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ कर रही हैं, इंडस्ट्रीज़ डेवलप कर रही हैं, तो हमारी टाउन्स भी डेवलप करेंगे, हमारे रीजन्स भी डेवलप करेंगे। सो लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। अब इंडस्ट्रियल सिस्टम कैसे वर्क करता है। इंडस्ट्रियल सिस्टम में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में 3 ही काम होते हैं, एक तो इनपुट्स, एक प्रोसेसिंग और एक आउटपुट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट देम इन ब्रीफ। पहली बात करते हैं इनपुट क्या क्या लगता है। इनपुट में आते हैं रॉ मटेरियल, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो सारी चीज़ें हमने चाहिए हमने वो बॉक्स में डाल दी, इसे कहते हैं इनपुट इज़ कमिंग इनसाइड। अब इनपुट क्या क्या आ गया। इनपुट आ गया रॉ मटेरियल आ गया, लेबर आ गई, लेबर को भी पेमेंट देनी पड़ती है, कॉस्ट ऑफ लैंड आ गए, ट्रांसपोर्ट आ गई, पावर आ गई, और अदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट हमें चाहिए थी, कितनी सारी देखी ना हमने, वो सब मिलाकर हमने क्या किया, अब हमने प्रोसेस किया, मशीन चलना शुरू हो गई, प्रोसेस शुरू हो गया। प्रोसेस में वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है ना। चलिए अब वो सब आ गया। इसके बाद आउटपुट क्या होता है। आउटपुट होता है फाइनल फिनिश प्रोडक्ट हमारा, जिससे हम अब पैसे कमाएंगे। तो जो आउटपुट निकल कर आया वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, जिसे हमने मार्केट में पैक कर सेल करना है। सो इमेजिन करिए कि एक फार्मर ने शुगर केन ग्रो किया था, उसकी कितनी कॉस्ट आई थी। उस कॉस्ट पे उसने वो शुगर केन इंडस्ट्री में सेल कर दी, इंडस्ट्री ने उस पर अपनी पावर लगाई, अपने सारे के सारी कॉस्ट लगाई। उस कॉस्ट को लगाने के बाद एक शुगर का पैकेट तैयार हो गया और उसको मार्केट में सेल कर दिया। सो दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट दैट वी गॉट। तो आपको पता है कि अगर यू आर गेटिंग वट एवर प्रोडक्ट यू आर गेटिंग, अगर आप एक 10 रुपये का पेन भी खरीद रहे हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू परचेज अ पेन वॉट ₹10, आपको पता है उसमें उन्होंने सारे के सारे एक्सपेंसेस लगा दिए अपने। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी जो कंपनी है वो आपसे लेगी। तो पूरा खर्चा लगाने के बाद, चाहे उसका वो जो पेन है वो प्रोसेस 5 रुपीज़ में हुआ हो, लेकिन उसने अपने सारे के सारे एक्सपेंस लगाने के बाद आपको वो एक पेन 10 रुपीज़ में सेल किया। सो दिस इज़ हाउ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वर्क विद द हेल्प ऑफ द 3 प्रोसेस। दिस इज इनपुट, प्रोसेसिंग एंड द आउटपुट फाइनल रिजल्ट। Okay, let's continue the chapter any other day, and I hope you understood this. I hope you try to understand by yourself. Read the chapter, and reading is must. Thank you everyone.